मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। हिंसा के शोर में सच की आवाज दब जाती है, इससे विवाद की आग भड़कती है और समाधान की जगह समस्या और बड़ी हो जाती है। यूपी के बहराइच में कल दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसा की चिंगारी भड़की और आज भी इसके शोले सबको सिहराते रहे, लेकिन अब हालात काबू में है। आज आपको दिखाएंगे बहराइच हिंसा पर जारी वोट पॉलिटिक्स से जुड़ी वो रिपोर्ट जो बताती है कि यूपी में उपचुनाव से पहले माहौल कैसे गर्म है। साथ ही होगी बात मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की, जिस पर राजनीतिक तपिश और बढ़ गई है। इसके साथ ही होगी खबर हरियाणा में बीजेपी की नई चाणक्य चाल की, जिसको लेकर अमित शाह खासे एक्शन में है। लेकिन सबसे पहले बात बहराइच हिंसा की। बहराइच में अब उपद्रव थम चुका है, स्थिति पूरी तरह से काबू में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव गृह पहुंचे, जिसके बाद स्थिति को तेजी से संभाल लिया गया। लेकिन इससे पहले पूरे दिन जो हुआ उसने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। बहराइच में हिंसा की लपटें जितनी तेज थी, उस पर हुई सियासत की आंच भी उससे कम सुर्ख नहीं थी। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर चिंगारी को हवा देने का आरोप लगाया तो विपक्ष ने कहा कि आग का खेल तो बीजेपी खेल रही है। कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये तो इस चक्कर में रहती हैं कि कहीं भी तनाव हो और उनकी राजनीतिक दुकान सज जाए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग इस चक्कर में रहते हैं कि जितना तनाव होगा उसका उनको फायदा होगा। जब बहराइच में दोबारा हिंसा भड़की तो सियासत की रफ्तार और भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि इस हिंसा के पीछे बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान है। इस किस्म के बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक हो जाओ, अरे सब एक हो जाओ, कोई किसी को नहीं काट रहा। क्या 20% मुसलमान 80% लोगों को काट सकते हैं? सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करें, लेकिन ये योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये होने नहीं देंगे। ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। एक तरफ बहराइच की हिंसा को लेकर राजनीति में तूफान तेज हुआ तो दूसरी तरफ धार्मिक संगठन भी खुलकर मैदान में उतर आए। भाषा अल्टीमेटम जैसी थी। मुस्लिम समाज के नेता आज भी सड़ उतर कर इस महापाप को ढकने की, इसको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। विचार कीजिए, यदि पूरे देश के अंदर हिंदू समाज भी इसी ढंग से सोचने लगा कि हमारे मंदिरों के आगे, हिंदू बहुल क्षेत्रों के आगे आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा? गंगा जमनी तहजीब रही, हमेशा से चला आ रहा है और कभी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि मतलब कोई दंगा फसाद हो, कोई ऐसी चीज हो, बल्कि मिलजुल के काम करना चाहता है। और अब बात यूपी उपचुनाव की, जिसको लेकर सरगर्मी बढ़ चली है। एनडीए के खेमे में सीट बंटवारे के मुद्दे पर खींचतान चल रही है। फाइनल फैसले के लिए बीजेपी की कोशिश सहयोगी दलों को पूरी तरह मना लेने की है। इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर है।
उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख आती उससे पहले एनडीए में सीट पर खींचतान की खबर सामने आ गई। इसका केंद्र बिंदु है अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट, जिस पर योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद दावा ठोक रहे हैं। संजय निषाद और निषाद पार्टी को मझवा और कटेहरी सीट चाहिए। कार्यकर्ता है, पार्टी है, चुनाव लड़ने के लिए बनी है, चुनाव जीतने के लिए बनी है और हम सहयोगी दल सहयोग करने आए हैं। संजय निषाद ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली ही लाइन में इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कार्यकर्ता मनोबल से चुनाव लड़ाता है, चुनाव जितवाता है और अगर सीट नहीं मिलती है तो उसका मनोबल टूटता है और वो जो है अपने उदासीन होकर बैठ जाता है। संजय निषाद की इस दबी ढकी बात के पीछे बड़ी वजह है। दरअसल खबर आई थी कि बीजेपी संजय निषाद की पार्टी के लिए एक सीट देने को तैयार थी, लेकिन शर्त ये थी कि चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ना होगा। इस पर संजय निषाद की नाराजगी सामने आई तो बीजेपी हरकत में आ गई और उन्हें मनाने की कोशिश शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुबह संजय निषाद के पास सीएम हाउस से बुलावा आ गया। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद संजय निषाद अपने घर लौट आए। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संजय निषाद से फोन पर बात की। उन्होंने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की, फिर दोनों को एक एक सीट देने की पेशकश की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चौधरी के प्रस्ताव को आरएलडी ने मान लिया है, लेकिन अभी संजय निषाद से बातचीत फाइनल होना बाकी है। सूत्रों का दावा है कि अगर बीजेपी मझवा सीट निषाद पार्टी को दे दे और निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की छूट दे तो संजय निषाद कटेहरी सीट पर अपना दावा छोड़ सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि संजय निषाद अब यूपी के नेताओं से बात करने के पक्ष में नहीं है। तो आप इससे अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे? आप केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और वो खुद बुलवाते हैं इलेक्शन से पहले बातचीत तय करके एक सामूहिक निर्णय पर हम लोग आ गए। और अब बात हरियाणा की, जहां 17 अक्टूबर को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। राज्य में 48 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही बीजेपी 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक करेगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। चंडीगढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक में दोनों मौजूद रहेंगे। सब कुछ इनकी देखरेख में होगा। सवाल है कि पार्टी ने अमित शाह को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी, इसकी वजह समझी जा सकती है। बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़कर जीता। इसकी घोषणा खुद अमित शाह ने पंचकुला की रैली में की थी, इसलिए नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना तय है। खुद नायब सिंह सैनी भी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। यहीं पर सारा पेच फंसा है, क्योंकि बीजेपी के कई दूसरे सीनियर नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे हैं। इसमें अनिल विज का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई भी दी है। बाकायदा ये कहा है कि मैं या मेरे कोई समर्थक किसी पद की दौड़ में नहीं है। अनिल विज की अगर बात करें तो अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं और अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद पर दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में यह बेहद अहम हो जाता है कि अमित शाह खुद वहां पर जाते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विधायक दल की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी सब ठीक ठाक रखने की गारंटी मानी जा रही है। अमित शाह इससे पहले 2022 में यूपी के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे, जब बीजेपी ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से माहौल गर्मा रखा है। आज शिवसेना यूबीटी ने डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ा चैलेंज दे डाला, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, हम इस केस को नतीजे तक पहुंचाएंगे और आरोपियों को फांसी दिलाकर रहेंगे। इस बीच मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम फरार आरोपियों की तलाश में जमीन आसमान एक कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। अजित पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए।
इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजित पवार जी में, देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। आणि याच्यावर फास्ट ट्रॅकवर खटला लावून त्याला कोर्टामध्ये फाशीची सजा या ठिकाणी देण्याची विनंती करू, कारण मुंबईमध्ये इतर राज्यातून येऊन दादागिरी आम्ही खपून घेणार नाही। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से पहले शिंदे कैबिनेट की बैठक में बाबा सिद्दीकी के निधन पर शोक जाहिर किया गया। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का एक्शन तेज है। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें 2 शूटर धर्मराज कश्यप और गुरमेल बलजीत सिंह शामिल हैं। तीसरी गिरफ्तारी प्रवीण लोनकर की हुई है। प्रवीण के भाई शुभम लोनकर ने ही सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों भाइयों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और हत्या में शामिल हथियार शुभम ने ही शूटर्स को उपलब्ध कराए थे। कोर्ट ने अब 21 अक्टूबर तक के लिए प्रवीण को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब प्रवीण से फरार शूटर शिव कुमार गौतम, मुंबई में शूटर्स को ठहराने वाले जिशान अख्तर और शुभम लोनकर के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम मुंबई के कुर्ला इलाके के उस घर तक पहुंची जहां शूटर्स गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम किराए पर रह रहा था। ये वो घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इस घर में ही ये सारे आरोपी रहते थे। यहाँ से ऑटो रिक्शा से बैंड्रा वेस्ट जाते थे, बैंड्रा ईस्ट जाते थे और जाने के बाद बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी के घर की रेकी करते थे, उनके कार्यालय की रेकी करते थे और तमाम ऐसी जगहों की रेकी की जाती थी जहां पर उनके इवेंट्स होते थे। फिलहाल इस घर को बंद कर रखा है पुलिस ने। बंद करने का मकसद ये है ताकि कभी जरूरत पड़े तो यहाँ पर फोरेंसिक की टीम जाए, अगर कोई सबूत यहाँ से उन्हें मिल सके उसकी तलाश की जाए। शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार यूपी के बहराइच का रहने वाला है तो गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल का। इनके बारे में हर जानकारी जुटाने के लिए तफ्तीश का दायरा दोनों राज्यों तक फैल चुका है। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल जा सकती है जहां लॉरेंस कैद है। बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बंगला सुर्खियों में आ गया है। वजह है इसका इतिहास। कहा जा रहा है कि इस बंगले का वास्तु ठीक करने के लिए डिप्टी सीएम एक गेट को बंद करवा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले के गेट पर दीवार खड़ी की जाने लगी तो सवाल उठा कि क्या मामला वास्तु दोष दूर करने का है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बंगले में जब भी कोई डिप्टी सीएम रहने आया उसकी सत्ता चली गई। बंगले का बंद किया जा रहा पिछला गेट दक्षिण दिशा में है। ये सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है, लेकिन अब बंगले में सिर्फ एक मुख्य दरवाजा होगा और वो उत्तर दिशा में देश रत्न मार्ग की तरफ खुलेगा। इस वक्त हम 5 देश रत्न मार्ग के बंगले के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि शायद इस बंगले में रहने आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका वास्तु ठीक कर दें। वास्तु दोष दूर करने की चर्चा खास वजह से है। दरअसल इस बंगले में रहने वाला हर डिप्टी सीएम अपनी सत्ता गंवा बैठा। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद यहां तेजस्वी यादव रहने आए थे, लेकिन 2017 में सत्ता से बेदखल हो गए। 2017 में जब एनडीए की सरकार बनी तो दिवंगत नेता और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस बंगले में रहने आए, लेकिन 2020 के चुनावी नतीजे के बाद उन्हें डिप्टी सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। 2020 में ही बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनकर इस बंगले में आए, लेकिन नीतीश ने पलटी मारी तो 2022 में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। फिर महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, लेकिन 17 महीने में ही चली गई और तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश का बहराइच कैसे हिंसा की आग में जल उठा। तस्वीरें देखने के बाद देश के आम नागरिक के मन में सिर्फ एक सवाल है कि बहराइच को हिंसा के हवाले आखिर किसने किया। रविवार को दुर्गा विसर्जन करने के लिए भीड़ निकली थी। बताया जा रहा है कि जुलूस निकालते वक्त डीजे बचाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर यह विवाद इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष की तरफ से की गई गोलीबारी में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई और इसके बाद शव को सड़क पर रखकर इलाके के लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया और फिर
विसर्जन यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा में पूरा बहराइच सुलगने लगा। इलाके में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आज भारत की बात में हम आपको बहराइच में हुई हिंसा की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। रविवार शाम को सूरज डूबने के बाद और अंधेरा होने के पहले यूपी का बहराइच हिंसा की लपटों में लाल दिखाई देने लगा था। दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा में शामिल लोग गले में और सिर पर लाल चुनरी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें और गाड़ियां आग के हवाले की जाती रही और आखिर में पुलिस ने जब लाठी चार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा तो हिंसा काबू में आई। ये एक पंचर की दुकान थी जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। आप देखिए अभी भी ये रात का तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का जो वक्त है वो है और अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे और इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था वो पूरी तरीके से धू कर जला है और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। मैं वहीं था, गोलियां चल रही थी तब मैं वहीं था। क्या हुआ, कितने बजे घटना थी? घटना लगभग 4:30 से 5 के बीच की थी। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे। कुल कितनी प्रतिमाएं रही होंगी? कुल प्रतिमाएं लगभग 15 थी। वो वहाँ चौराहे पे हम लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। ये देखिए ये सड़कों पर जो टीन शेड हैं उसको कैसे तोड़फोड़ किया गया है। जो टीन शेड हैं वो नीचे गिर गई है। यहाँ पे जो मेज रखी हुई है, टेबलें रखी हुई हैं वो देखिए कैसे नालियों में पड़ी हुई हैं। ये जो पानी की जो बोतलें हैं, टैंकरें हैं वो यहाँ पर नीचे आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। ये जो ईंट पत्थर हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे कहीं ना कहीं एक साथ दिख रहे हैं। और वहीं ये जो सामने की गाड़ी आप देखिए यूपी 40 T 1377 ये जो गाड़ी है इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से इसके जो सारे शीशे हैं वो उपद्रवियों ने तो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विसर्जन यात्रा के वक्त रविवार शाम को जिस बहराइच में हिंसा भड़की उसे अगली सुबह भी शोलों से नहीं बचाया जा सका है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीजें हैं वो जलाई गई हैं। हिंसक भीड़ ने गाड़ी के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए दुकान का बेसमेंट है उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है, इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है। गाड़ियाँ जो जलाई गई हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। कई ऐसी गाड़ियाँ जो ये यूज़ वाली गाड़ियाँ। गुस्साई भीड़ ने लखनऊ सेवा हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीजें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीजों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये देखिए कैसे दवाइयों को फूंक दिया गया है। डॉक्टर हाजी एम रजा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही। इधर देखिए और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है। बहराइच में दोबारा हिंसा भड़कने की खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया और हिंसा को काबू करने के लिए राजधानी लखनऊ से सीनियर अफसर को मौके पर भेजने के निर्देश सीएम ने दिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई और नहीं बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं, जो हाथ में रिवॉल्वर लेकर दंगाइयों को खदेड़ रहे थे। सामने मैं आपको दिखाऊं वो आपको जो वर्दी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश
जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो इस मौके का मुआयना कर रहे हैं। क्राइम सीन का भी अभी उन्होंने मुआयना किया है। टीयर गैस रेडी रखिए, टीयर गैस को फायर करने के लिए रेडी रखिए। सिर्फ अमिताभ यश ही नहीं बल्कि गृह सचिव संजीव गुप्ता भी बहराइच में मौके पर पहुंचे। ये देखिए यहाँ पर भी जो गाड़ियां हैं उनको जलाया गया है। यहाँ पर 2 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, एक मारुति गाड़ी है और एक महिंद्रा की गाड़ी है। उसको देखिए पूरी तरीके से यहाँ जला दिया गया है। इन दुकानों को सुबह जब हमने देखा था तो ये दुकानें बंद थी, पर उसके बाद जब भीड़ यहाँ पर मौके पर आई तो भीड़ ने इन दुकानों को, शटरों को कहीं ना कहीं खोला है और उसके बाद इनमें चीज़ें खराब की हैं। ये देखिए जिंदल वर्क्स की ये दुकान है जहाँ से भी इसको काफ़ी सामान यहाँ से निकाला गया है, तहस नहस किया गया है। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि बहराइच को किसने जलाया? बहराइच को बार बार जलने से रोका क्यों नहीं जा सका? हिंसा भड़कने के बाद भी पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए थे? क्या बहराइच की हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है? एक एक घर में अगर तलाशी होगी या बुलडोजर चलेगा तो आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा, प्रशासन को भी मालूम हो जाएगा कि ये लोग किसके बल पे कूद रहे हैं। हिंसा की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। रविवार को शाम करीब 4 बजे का वक्त हो रहा था जब विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि बवाल शोभा यात्रा के दौरान बजाए जा रहे डीजे को लेकर शुरू हुआ था। मामला ये हुआ कि गाना बज रहा था, रिंकू निकले, उनके दरवाजे पे जैसे आगे जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बाजा बज रहा था। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहे भाई साहब क्यों बंद कर लें? कहे नहीं, मेरे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। तो वो ट्राली वाला कहा कि क्यों नहीं बजेगा, आपके जुलूस में हम लोग इंटरफेयर तो किए नहीं, आप बाजा बंद करते हो कि गोली मार दूं मैं। विसर्जन यात्रा में शामिल भीड़ का दावा है कि दूसरे समुदाय के पास भारी मात्रा में हथियार था। माता जी के भक्त थे तो अपनी माता जी को लिए विसर्जन के लिए जा रहे थे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था कि हम उनसे भिड़ पाए। उनके पास एक से असलहे थे। जब उन्होंने खेदा है वहाँ पर तो कम से कम इतनी असलहे जो हमने कभी जीवन में नहीं देखा था, उस तरह के असलहे उनके पास थे। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा भड़की और राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई। ये इंडियन बैंक है जिसके सामने जो कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क है, जिसके सामने ये पूरी की पूरी घटना जो है वो हुई है। इलाहाबाद बैंक के सामने, इंडियन बैंक के सामने एक पूरी जो घटना है वो हुई है। और जो एक युवक की मौत हुई है, उस युवक की मौत इसी घर में हुई है। लोगों के अनुसार जो रामगोपाल था उसको यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसी घर में उसको खींच करके अंदर ले गए और उसके बाद अंदर ले जाकर के उसको गोलियों से भूना है। यहाँ देखिए जो क्राइम सीन है उसका कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है वो भी लगा हुआ है। बहराइच हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर कानून व्यवस्था के फेल होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये उनकी सरकार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। साजिश है तो इसका भी पर्दाफाश जरूर होगा और गुनाहगारों के खिलाफ कानून काम करेगा। लेकिन जांच से पहले अहम सवाल ये कि अगर रविवार को हिंसा हुई थी और मामला इतना संवेदनशील था, तो फिर पुलिस ने इतने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि दंगाइयों को वक्त रहते रोका जा सकता था। तस्वीरें सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे के बाद की है, जब बहराइच के मैसी यानी बवाल वाली जगह से एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय लाइव दे रहे थे। इन तस्वीरों में आपको सड़क पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों के हाथ में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं और ये वो तस्वीर है जब सोमवार को दोबारा हिंसा नहीं भड़की थी। जिस युवक की मौत हुई है उस युवक की लाश को इस तरफ में रख करके ग्रामीणों ने पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। देखिए सामने की तरफ में ये जो एक हजारों का जो हुजूम है, ये गांव के लोग हैं और ये वो आक्रोशित लोग हैं जिनके परिजन कल हताहत हुए हैं। इलाके में पुलिस बल तैनात था। गांव से निकल रही भीड़ के आगे आगे पुलिस चल रही थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद मंजर
बदल जाता है। इलाके में फोर्स की तैनाती के बावजूद एक बार फिर बहराइच में हिंसा का धुआं दिखाई देने लगता है। चलते जाइए, आगे चलते जाइए, टीयर गैस रेडी रखिए, टीयर गैस को फायर करने के लिए रेडी रखिए। अब समझिए हिंसा दोबारा भड़की कैसे। दरअसल गांव के लोग जो करीब 1000 से ज्यादा की तादाद में थे, वो मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के शव के साथ महसी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस उनके साथ साथ चल रही थी, लेकिन 1000 से ज्यादा की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम गांव वालों को शांत रहने के लिए समझा रही थी। जो आप विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए वो इसीलिए जाई जा रही है ना, क्योंकि जो उन्होंने किया गलत है। लेकिन आप ये सोचिए कि अब हम इस तरह के सिस्टम में तो नहीं पड़ सकते कि जिसने जैसा किया दूसरा भी गोली मार दे, ऐसे तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, पूरा साइकिल बन जाएगा। पुलिस सड़क पर मोर्चा संभाले हुए थी, जबकि भीड़ इस तरह खेतों के बीच से होते हुए आगे निकल गई और फिर हिंसा को अंजाम दिया। सही डिप्लॉयमेंट है, हम सारा फोर्स मोबिलाइज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक में किसी को भी कोई हानि हो, इसीलिए सब्र से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो। बहराइच में जो घटना हुई उसमें एक सरोज कुमार तिवारी नाम के शख्स भी घायल हुए हैं और उनका घर जो अब्दुल का जो घर है उसके जस्ट बगल का जो घर है वो कहीं ना बताया जा रहा है, जो त्रिपाठी डिजिटल सेवा केंद्र आप देख रहे हैं यही उनका घर है और उनको भी कल इस घटना में वो भी चोटिल हुए हैं। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके भाई के साथ क्या हुआ था संतोष जी? हमारे भाई मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में उन्होंने पथराव कर दिया, पथराव कंटपटर लगा, वो बेहोश हो गया, उनको लात फान के अंदर गए। तब पुलिस प्रशासन बाद आपकी मोटरसाइकिल बाहर रखी थी? अब बाहर खड़ी वो दीवार किनारे। अच्छा। इन्होंने पथराव कर दिया, भाई पर लगा चोट और मोटरसाइकिल उठा के चला दिए। ये जो जली है ये आपके भाई? ये हमारे भाई का मोटरसाइकिल है, नई मोटरसाइकिल है हांडा कंपनी का। अच्छा। वो जला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहराइच की हिंसा को सरकार के खिलाफ साजिश बताया है। षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में हम ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने इतने बड़े षड्यंत्र को रचा है। हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें लापरवाह ऑफिसर्स हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। साजिश है तो पर्दा फाश भी होगा, लेकिन यहाँ सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी है। पहला सवाल, जब भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस निकाला जाता है तो उसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होती है। क्या वो इजाजत ली गई थी? तो जवाब है कि हाँ, धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत ली गई थी। दूसरा सवाल, जुलूस का रूट तय होता है कि वो किस इलाके से निकलेगा। क्या तय रूट का उल्लंघन हुआ था? तो जवाब है नहीं। तीसरा सवाल, अगर जुलूस तय रूट से ही निकाला जा रहा था और दूसरे समुदाय का इलाका बीच में आता है तो क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? जवाब है नहीं। चौथा सवाल, पुलिस के पास एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो इलाके के माहौल के बारे में जानकारी देती है। क्या पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो गई? तो जवाब है हाँ। रविवार को जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।